आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी जो यूपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी है वो अच्छी चल रही होगी, बेहतर चल रही होगी। दोस्तों, आप सभी जानते हैं ओनली यूपीएससी के इस प्लेटफॉर्म पर आपको यूपीएससी की पूरी तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जा रही है, जहाँ पे आपको जो बुक रिसोर्सेस हैं वो भी फ्री में मुहैया कराने की कोशिश हमारे द्वारा करी जा रही है और पूरा यूपीएससी का सिलेबस आपको फ्री में पढ़ाने की कोशिश करी जा रही है। और इसी क्रम में आपकी इकोनॉमी की क्लास चल रही है और आपसे खेद ये है कि आपकी पिछले 2 दिन में आपकी क्लासेस नहीं हो पाई। उसके पीछे रीज़न क्या था मैं अभी आपको क्लासेस के एंड में बताऊंगा। तो आपसे ये गुजारिश है कि 2 दिन जब क्लासेस नहीं हुई, उन 2 दिनों में मुझे उम्मीद है कि आपने जो क्लासेस अभी तक 5-6 क्लासेस हुई हैं, 6 क्लासेस, उन क्लासेस में जो भी पढ़ाया गया होगा उसे आप आसानी से पढ़ पाए होंगे, रिवीजन कर पाए होंगे और सेल्फ स्टडी भी आपने उन 2 दिनों में की होगी। ठीक है, अब देखिए, आज आपकी ये इकोनॉमी की 7वीं क्लास है, 7th क्लास है। 5 क्लास हो चुकी थी, 6वीं क्लास में आपका टेस्ट लिया गया था और 7वीं क्लास में वहाँ पर टेस्ट का डिस्कशन किया गया था कि जो टेस्ट में क्वेश्चन पूछे गए थे उसका डिस्कशन किया गया था। ठीक है, तो कुल मिला के आज सही पूछे तो ये आज आपकी 8वीं क्लास है। ठीक है, कौन सी क्लास है? 8वीं क्लास है। तो आज की 8वीं क्लास इकोनॉमी की शुरू करने से पहले मैं यहाँ पर उन बच्चों के लिए बता दूँ जो बच्चे नए हैं। देखिए, यहाँ पर यूपीएससी की प्रिपरेशन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर कराई जा रही है। यहाँ पर इकोनॉमी की क्लास चल रही है और अगली क्लास आपकी हिस्ट्री की शुरू होगी, पॉलिटी की शुरू होगी, फिर ज्योग्राफी की शुरू होगी। इस तरह की पूरे यूपीएससी का जो कोर सब्जेक्ट है वो यहाँ पर ख़त्म किया जाएगा ताकि आप 2025 एग्ज़ाम को टारगेट करके ईज़िली इस एग्ज़ाम में पॉजिटिव रिजल्ट लेकर आएँ। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं। इस क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन दे दूँ। देखिए, ओनली यूपीएससी का ही एक चैनल है, शुभम मिश्रा नाम है उस चैनल का, जहाँ पे आपको मेंटरशिप क्लास जो हो रही है, पहली क्लास उस चैनल पर मेंटरशिप की हुई। अब मैं आपको बता दूं, ओनली यूपीएससी के इस चैनल पर आपको जो यूपीएससी के सिलेबस हैं, यूपीएससी का जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट की क्लास आपको इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक, ये सारी क्लासेस आपको ओनली यूपीएससी के इस चैनल पर मिलेंगी, जिस चैनल पर आप इस वीडियो को देख रहे हैं। और शुभम मिश्रा वाले चैनल पर आपको वो क्लासेस मिलेंगी जो मेंटरशिप की होंगी, जैसे आपको टेस्ट पेपर कैसे सॉल्व करना चाहिए, आपको पीवाईक्यू यूपीएससी का कैसे डील करना चाहिए, कैसे उसका ऑपरेशन करना चाहिए, आपको आंसर राइटिंग कैसे करनी चाहिए, आपको किस तरह से जो न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। ये बेसिक मेंटरशिप की जो क्लास है वो शुभम मिश्रा के वाले चैनल पर होगी, जिसकी लिंक इस चैनल के शुभम मिश्रा वाले चैनल की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप जाकर वहाँ से शुभम मिश्रा वाले चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और पहली वीडियो वहाँ पर अपलोड की गई है जहाँ पर यह बताया गया है कि पूरा यूपीएससी के सिलेबस को शुरू से अंत तक आप कैसे इस एग्ज़ाम में क्वालिफाई कर सकते हैं। तो मेंटरशिप की वहाँ पर पहली क्लास जो है वो पब्लिश की गई है। ठीक है, वहाँ जाइए, आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, उसे सब्सक्राइब करें और पहली जो वीडियो है वो देखें। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं आज की आपकी इकोनॉमी की 8वीं क्लास। ये लेक्चर 8 है। 7th में आपका जो टेस्ट हुआ था उसका डिस्कशन किया गया था। ठीक है, देखिए 7th क्लास में जो टेस्ट का डिस्कशन किया गया था वहाँ पर बच्चों को कहा गया था कि यहाँ पे आपको सरप्राइज़ गिफ्ट दिया जाएगा। तो उन बच्चों पे देखिए, एक जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 था उस क्वेश्चन में कुछ दिक्कत थी। ठीक है, और क्या दिक्कत थी मैं आने वाली 1-2 क्लासेस में डिस्कस करूंगा कि 5वीं क्लासेस में क्या दिक्कत थी। अभी आपका जो पिछले 2 दिनों में क्लासेस नहीं हुई हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा समय इस क्लास में बर्बाद नहीं करूंगा और सीधा क्लास को स्टार्ट करूंगा। इस पर मैं किसी और दिन अगले 1-2 दिन में डिस्कस करूंगा। ठीक है, ताकि आपका जो क्लासेस है उसमें थोड़ा सा गैप ना हो और समय आपका बर्बाद ना हो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आपकी आज की 8वीं क्लास। ये इकोनॉमी की 8वीं क्लास है। क्लास लेक्चर आपका क्या है? लेक्चर 8 आपका इकोनॉमी का चल रहा है, इंडियन इकोनॉमी ये क्लास चल रही है। ठीक है, चलिए देखिए, अब हमने लास्ट क्लासेस में क्या पढ़ा था? हमने लास्ट क्लासेस में
आपका IMPS पढ़ा था, ठीक है, NEFT वगैरह के बारे में पढ़ा था, IMPS के बारे में पढ़ा था, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में मैंने बताया था आपको कि हम यहाँ पर पढ़ेंगे UPI के बारे में, और UPI और कंपनी एक्ट वगैरह के बारे में हम पढ़ेंगे, NPCI के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। हमने क्या कहा था, NPCI के बारे में पढ़ेंगे, किसके बारे में, NPCI के बारे में पढ़ेंगे, कंपनी एक्ट के बारे में पढ़ेंगे। ये सारी चीज़ें मैंने आपको क्लासेस में बताई थी, जिन्होंने नहीं क्लास की है वो लास्ट क्लासेस देखें, उसके आगे आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। तो आज की क्लास आपका NPCI से शुरू होगा। अच्छा, NPCI से शुरू करने से पहले, ये लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता है, जिसका जो आंसर है वो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करना। देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो आपसे ये है कि इंटरऑपरेबिलिटी क्या है। इंटरऑपरेबिलिटी क्या है, क्या है मतलब इसकी हिंदी क्या है, पारस्परिकता क्या है। मैं क्लास में पढ़ाया हूं, एक बार कमेंट में आप बताएं कि ये इंटरऑपरेबिलिटी क्या है, कमेंट में बताएं। दूसरा, क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे 2-4 क्वेश्चन पूछ रहा हूं और कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दें, जिनका सही होगा उनको रिप्लाई यहां पे मिलेगा, ठीक है। दूसरा, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन क्या है, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन क्या है, ठीक है, CBS, ये क्या है कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। तीसरा क्वेश्चन मेरा आपके साथ यह है कि डिमांड ड्राफ्ट किसे कहते हैं। ये क्लासेस में पढ़ाया गया है। डिमांड ड्राफ्ट यानी जिसको हिंदी में कहते हैं मांग मसौदा, ठीक है, क्या है ये डिमांड ड्राफ्ट क्या है। ये सब सारी क्लासेस में आपको क्या किया गया है, पढ़ाया गया है, ठीक है। ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि अगर आपने सही से क्लासेस की होंगी तो आप कमेंट में इसका आंसर कर पाएंगे। ये आपका चौथा क्या है, चेक ट्रंकेशन सिस्टम क्या है। चेक आपका क्या है, चेक, ये जो आपका पढ़ाया गया है क्लास में आपका ट्रंकेशन सिस्टम, ये चेक ट्रंकेशन सिस्टम क्या है मैंने आपको पढ़ाया था। ये सारे इंटरऑपरेबिलिटी, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, डिमांड ड्राफ्ट क्या है, मांग मसौदा, और चेक ट्रंकेशन सिस्टम क्या है, ये चारों, ये सब कुछ मैंने क्लास में पढ़ा है। आप कमेंट करके बताएं इन चारों का आंसर क्या होगा, ठीक है। आप कमेंट में क्या करें, इसका आंसर आप क्या करें, आप कमेंट में इनका आंसर जो है वो लिख कर बताएं, और मैं अभी क्लासेस आपकी शुरू करता हूँ। कमेंट में आंसर करें इसका, ठीक है, आंसर इसका कमेंट में कर देंगे। जिसका सही आंसर होगा उसको यहाँ पर रिप्लाई दिया जाएगा, ठीक है। चलिए अब शुरू करते हैं आपका ये जो लेक्चर आपका 8 है, ठीक है। हम कहाँ से शुरू कर रहे हैं, NPCI से आज शुरू कर रहे हैं, ठीक है। NPCI क्या है कमेंट में बताएं, जिन्हें पता है वो बताएं NPCI क्या है। और क्लास शुरू करने से पहले आप लाइक का बटन दबा दिया करें और कमेंट जरूर किया करें, लाइक अधिक से अधिक किया करें, और अपने दोस्तों तक कम से कम 5 लोगों को शेयर किया करें, ताकि ये जो क्लासेस आपकी हो रही हैं और बच्चों तक भी पहुँचे, और बच्चों तक रिस्पांस मिलेगा। तो जब ज़्यादा बच्चे जुड़ेंगे तो आप बेहतर तरीके से क्लासेस कर पाएंगे, हम भी आपको बेहतर तरीके से क्लासेस प्रोवाइड कर पाएंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। NPCI, तो NPCI का फुल फॉर्म आपका क्या है, ये क्या है NPCI, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, यानी हिंदी में क्या कहते हैं इसको, भारतीय राष्ट्रीय, एक मिनट में हिंदी सही लिखता हूँ, नहीं तो राष्ट्रीय आपका भुगतान निगम, ये इसकी हिंदी हो गई। अब ये जो NPCI है, इसको NPCI किसको डील करता है, UPI, मैंने लास्ट में कहा था हम किसको पढ़ेंगे, UPI के बारे में पढ़ेंगे। और ये जो भारत पे हो गया, भारत पे जैसे ये पेमेंट्स, ये ETC, इन सबों को क्या करता है NPCI ही देखता है। UPI और भारत पे सेक्टर को कौन देखता है, NPCI मैनेज करता है, प्रबंधन करता है। इसका कौन करता है, UPI। भारत पे ये जो पेमेंट सिस्टम है, आप UPI के थ्रू पेटीएम जब आप यूज़ करते हैं तो पेटीएम में क्या करते हैं, UPI के
माध्यम से ही आप पेमेंट करते हैं ना, किसी को पैसे ट्रांसफ़र करते हैं। और आप भारत पे भी ऐसा ही है, आप वहाँ भी क्या कर पाते हैं, पैसे ट्रांसफ़र कर पाते हैं। तो ये कौन देखता है, ये सारा कौन देखता है, एनपीसीआई इसको क्या करता है, इसको क्या करता है, डील करता है, देखता है, ठीक है। अब चलिए, ये जो एनपीसीआई है, एनपीसीआई पढ़ने से पहले, इस एनपीसीआई के बारे में पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा कंपनी एक्ट 2013 को देखते हैं। क्या देखते हैं, कंपनी एक्ट 2013 को देखते हैं। देखिए, एनपीसीआई पढ़ने से पहले जब हम कंपनी एक्ट 2013 को देखते हैं, क्या देखते हैं, तो हम पाते हैं कि जान लेते कि कंपनी एक्ट 2013 जो है हम आगे पढ़ेंगे। ये जो कंपनी एक्ट है आपका, कंपनी एक्ट 2013, इसको हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन आगे पढ़ने से पहले इसके थोड़े बेसिक्स को देख लेते हैं, जिसकी ज़रूरत अभी हमें है, ठीक है, जिसकी ज़रूरत अभी हमें है, इसको थोड़ा जान लेते हैं और डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे इसको, ठीक है। तो अब आप ये जानकर चलिए एक आसान शब्दों में कि ये जो कंपनी एक्ट 2013 है, इसमें क्या होता है, आप अपनी कंपनी रजिस्टर करके कंपनी सेटअप कर सकते हैं। मतलब क्या है, आप क्या है, आप अपनी, मान लेते हैं यहाँ पर आप अपनी कंपनी को खोलना चाहते हैं, तो जब आप अपनी कंपनी खोलना चाहेंगे तो वहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, ठीक है। रजिस्ट्रेशन कहाँ होगा, कंपनी एक्ट 2013 के तहत आपका रजिस्ट्रेशन होता है। जब आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तब आप उस कंपनी को सेटअप कर पाते हैं, चला पाते हैं। तो क्या है कंपनी एक्ट 2013, आप अपनी कंपनी यहाँ पर क्या करते हैं, रजिस्टर करते हैं, रजिस्टर करके कंपनी क्या कर पाते हैं, आप कंपनी सेटअप कर पाते हैं, चला पाते हैं, सेटअप कर पाते हैं, चला पाते हैं। आप अपने जो मैं बोलता हूँ, अगर हिंदी बोल रहा हूँ तो अपनी भाषा में आप नोट्स बना लिया कर। अगर यहाँ सेटअप लिख रहा हूँ तो मैं चलाते लिख रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए, कंपनी एक्ट 2013 के बारे में आपने थोड़ा बहुत जान लिया, ठीक है। अभी इसे डिटेल में आगे पढ़ेंगे। अब यहाँ कंपनियों के अलग अलग प्रकार होते हैं। मतलब ये जो कंपनी एक्ट 2013 है, यहाँ जब आप कंपनी रजिस्टर होती है तो कंपनी, ऐसा नहीं कि आपकी कंपनी, आप गए मुँह उठाकर आपने बोला कंपनी एक्ट के तहत मेरे का रजिस्ट्रेशन कर दो, तो वहाँ आपकी कंपनी का प्रकार भी है। प्रकार का मतलब आपकी कंपनी कैसी है, ये जिस प्रकार की कंपनी होगी उस हिसाब से कंपनी एक्ट में यहाँ रजिस्ट्रेशन होगा, ठीक है। अब कितने प्रकार की कंपनियाँ होती हैं, यहाँ कंपनियों के अलग अलग कौन से प्रकार हैं वो हम देखते हैं, ठीक है। क्या देखते हैं, कंपनियों के अलग अलग प्रकार होते हैं। यहाँ क्या होता है, कंपनियों के अलग अलग क्या होते हैं, अलग अलग प्रकार होते हैं, ठीक है। अब जो अलग अलग प्रकार हैं वो क्या हैं, यहाँ से देखते हैं। देखिए, जो अलग अलग टाइप्स हैं आपकी कंपनियों के वो ये हैं, क्या है कि सबसे पहले जो है, किस प्रकार की कंपनी होती है, एक ओपीसी कंपनी होती है, 1 पर्सन कंपनी होती है। क्या होती है, ओपीसी, जिसको क्या बोलते हैं, 1 पर्सन कंपनी। मैं अभी इसकी हिंदी में बता रहा हूँ, कोई समस्या नहीं होगी। 1 पर्सन कंपनी का मतलब क्या होता है, यहाँ इसका मतलब होता है एक आदमी खुद से सेटअप करता है वो कंपनी, सिर्फ एक आदमी होता है, एक आदमी खुद से सेटअप करता है क्या, कंपनी। वो जैसे मान लेते हैं आप हैं, आप कोई कंपनी सेटअप करना चाहते हैं, तो आपकी जो कंपनी है वहाँ पर अगर कोई नहीं है, सिर्फ आप हैं, तो ये पहली टाइप की कौन सी कंपनी होगी, ओपीसी, 1 पर्सन कंपनी होगी, एक आदमी खुद से सेटअप करता है इस कंपनी को। दूसरी कंपनी किस प्रकार की होती है, दूसरी जो कंपनी होती है वो क्या होती है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है। क्या बोलते हैं इसको, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती हैं, ठीक है। अब ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में क्या होता है, ये जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां, वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पे 2 से 200 लोग, 2 to 200 पर्सन इस कंपनी में क्या होते हैं, पार्टनर होते हैं। क्या होते हैं, पार्टनर होते हैं। मतलब सपोज दैट, एग्जांपल देके इसको समझाता हूँ मैं, अगर इसको एग्जांपल देकर समझाऊँ कि आप ये मानकर चले कि आप कोई कंपनी खोल रहे हैं, तो आपके साथ ऐसे 2 से लेकर मिनिमम कम से कम 2 और 2 से लेकर आप 10 मान लेते हैं, 10 लोग हैं, 20 लोग, 50, 100, 200 लोग तक लगभग हो सकते हैं इसमें, ठीक है। 2 भी 4 भी हो सकते हैं। तो ये जो आप कंपनी खोल रहे हैं, इसमें आपके पार्टनर हैं, ये सारे क्या हैं, ये सारे क्या हैं, जितने भी हैं ये आपके पार्टनर होते हैं। ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां होती हैं, 2 से 200 लोग इसमें पार्टनर होते हैं, ठीक है।
तो वो क्या कहलाती हैं, वो कंपनियां क्या कहलाती हैं, वो कंपनियां कहलाती हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां। आपने देखा होगा बहुत सी प्राइवेट नाम लिखा होता है कंपनी के लास्ट में, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तो इसका यही मतलब है, वहाँ पे 2 से 200 लोगों तक क्या होते हैं, पार्टनर होते हैं। ठीक है, तीसरा क्या है आपका, तीसरा क्या है आपका, ये जो तीसरा है कौन किस प्रकार की कंपनियां होती हैं, पब्लिक लिमिटेड कंपनियां होती हैं। तीसरा क्या है, पब्लिक लिमिटेड कंपनियां होती हैं, कंपनी। अब ये जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है वो कैसी है, वो कैसी है, देखिए पब्लिक लिमिटेड जो कंपनी है यहाँ पर क्या होता है, यहाँ 7 से लेकर बहुत सारे लोग हो सकते हैं, मतलब मिनिमम 7 से लेकर बहुत सारे, जितने भी आप ये कह सकते हैं, यहाँ पर बहुत सारे क्या हो सकते हैं, शेयर होल्डर्स हो सकते हैं। यहाँ पे 7 से लेकर बहुत सारे शेयर होल्डर्स हो सकते हैं, होल्डर्स। अभी मैं बताता हूँ ये शेयर होल्डर्स क्या है, आगे हम पढ़ेंगे भी। शेयर होल्डर्स हो सकते हैं, शेयर होल्डर्स का मतलब मैंने अभी बताया, यहाँ पर क्या बताया, क्या आप ये कंपनी खुली है तो इस कंपनी में कौन से, ये भी जुड़ा हुआ है, ये भी बंदा, आप भी जुड़ा है, आपके दोस्त जुड़ा है, आपका भाई जुड़ा हुआ है, आपका कोई और रिश्तेदार जुड़ा हुआ है, तो इस कंपनी, ये जो कंपनी है, ये लोग जो जुड़े हैं इस कंपनी से, ये क्या है, शेयर होल्डर्स हैं। इन्होंने अपना पैसा इस कंपनी में क्या किया है, लगाया हुआ है, शेयर लगाया हुआ अपना। ठीक है, तो ऐसी कंपनियां जिसमें 7 और 7 मतलब कम से कम 7 और उससे बहुत अधिक लेकर बहुत सारे लोग शेयर होल्डर्स हो सकते हैं, वो कौन होती हैं, पब्लिक लिमिटेड कंपनियां। यहाँ पे क्या था, 2 से 200 ही हो सकते हैं, लेकिन यहाँ 7 मिनिमम 7 से लेकर बहुत सारे हो सकते हैं, यहाँ लिमिट नहीं है। ठीक है, बहुत सारे हो सकते हैं, ऐसी कंपनियां क्या हैं, पब्लिक लिमिटेड कंपनियां हो सकती हैं, होती हैं। ठीक है, और अंतिम में एक प्रकार की और कंपनियां आती हैं, एक प्रकार की और कंपनियां आती हैं। क्या कंपनी का, इसका नाम क्या है, चौथा आपका क्या नाम है, ये कंपनी है नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी। क्या है, इसको क्या बोलते हैं, इस टाइप की कंपनियों को नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी, प्रॉफिट कंपनी। अब इसकी हिंदी में आपको बोल के बताता हूँ। देखिए, ऐसी कंपनियां जो प्रॉफिट के लिए क्या है, प्रॉफिट के लिए काम नहीं कर, नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, चौथी जो टाइप की कंपनियां हैं उस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अभी ये जो चौथी टाइप की कंपनी है उसे हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये तो कंपनी एक्ट मैंने इसलिए बताया क्योंकि ये जो चौथे प्रकार की कंपनी है वो अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है, और ये जो ये सारी कंपनियां वो हम भविष्य में पढ़ेंगे, इस आगे आने वाले सेक्शन में पढ़ेंगे। लेकिन ये चौथे प्रकार की कंपनियां नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी कौन है, देखिए इसे कहते हैं, ये जो कंपनी है नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है, वो ऐसी कंपनी जो प्रॉफिट कमाती भी है तो पैसे अपने शेयर होल्डर्स को ना देकर उसी कंपनी में लगा देती है। बात को समझिएगा, नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी कौन होती है, वो कंपनी, जैसे आपने कंपनी खोला आपने ये कंपनी खोला, यहाँ पे कंपनी बहुत सारे शेयर होल्डर्स जुड़े हुए हैं, मतलब आप शेयर होल्डर्स मतलब मान लें कि आपने कंपनी खोला, आपका कोई रिश्तेदार जुड़ा है और उसका कोई रिलेटिव जुड़ा है, इसका कोई आपका भाई जुड़ा है, तो ये सारे लोग जुड़े हुए हैं यहाँ पर। तो आप यहाँ पर तो जुड़े हुए हैं ये सारे लोग, तो यहाँ पे जब कंपनी खुली और इससे जो प्रॉफिट हुआ, जो पैसा आया, पैसा आने के बाद ये जो शेयर होल्डर्स हैं, ये सारे शेयर होल्डर्स हैं। ठीक है, ये जो पैसा आया, प्रॉफिट हुआ, ये प्रॉफिट इन लोगों में बांटा नहीं जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, बांटा नहीं जाएगा, बल्कि क्या करेंगे, ये जो पैसा प्रॉफिट होकर आया वो इसी कंपनी में फिर से क्या कर दिया जाएगा, लगा दिया जाएगा, फिर से क्या कर दिया जाएगा, उसी कंपनी में लगा दिया जाएगा और भी आगे बिजनेस के लिए। तो ऐसी कंपनियां क्या कहलाती है, नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी। ठीक है, आप समझ रहे होंगे, नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी। अगर आपको क्लासेस समझ में आती है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ये लिखा करें कि क्लास आपको समझ में आ रही है। एक बच्चा, जो बच्चे गुड मॉर्निंग लिखते हैं वो इसकी जगह ये भी लिखा करें कि क्लास आपको समझ में आ रही है या नहीं, अच्छे से आ रही है तो प्लीज़ अपना रिस्पॉन्स दिया करें, कमेंट में लिखा करें कि आपको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा, जो भी लिखा, हर बच्चा प्लीज़ लिखा करे। ठीक है, तो नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी ऐसे हुई, तो इसको क्या कहेंगे, ये कंपनियां कौन सी है, नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी। ऐसी कंपनी आप लिख लें, ऐसी कंपनी जो मुनाफा यानी प्रॉफिट, जो प्रॉफिट कमाती भी हैं, तो क्या करती हैं, तो पैसा अपने
अपने शेयर होल्डर्स, एक मिनट, शेयर होल्डर्स को क्या करती हैं, ये होल्डर्स लिखा है, अगर देखिए थोड़ा सा यहाँ जगह की कमी थी, इसलिए आप एक मैं फिर से क्लियर कर देता हूँ इसको, शेयर होल्डर्स लिख देता हूँ। तो क्या करती हैं, शेयर होल्डर्स को ना देकर क्या करती हैं, ना देकर उसी बिजनेस में क्या करती हैं, उसी बिजनेस में क्या करती हैं, में लगा देती हैं। तो ऐसी कंपनियां क्या कहलाती हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी। क्या कहलाती हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी। अब देखिए, अब ये इंपॉर्टेंट आ गया, ये जो नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी हैं वो कौन कौन सी हैं, ये जो नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी हैं उनमें कौन कौन सी कंपनियां आती हैं। तो सबसे पहले क्या है, इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा GSTN, ठीक है। इसमें क्या आएगा, GSTN नेटवर्क, ठीक है, GSTN नेटवर्क कंपनी, इसमें क्या आती है, पहला GSTN नेटवर्क कंपनी आती है, ठीक है। अब ये क्या है GSTN नेटवर्क कंपनी, देखिए ये जो है GST का कलेक्शन देखती है, ये कंपनी जो है GSTN नेटवर्क कंपनी क्या है, GST का जो क्या करती है, कलेक्शन देखती है, ठीक है। ये आगे हम पढ़ेंगे, GST गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो आपका है, ठीक है, वो आगे हम पढ़ेंगे। तो बस इतना जानिए कि जो GSTN नेटवर्क कंपनी है वो क्या करती है, वो GST कलेक्शन करती है। क्या करती है, GST का कलेक्शन करती है, क्या करती है, GST अपने पास का कलेक्ट करती है, ठीक है। तो GST नेटवर्क कंपनी है जो क्या करती है, जो GST का क्या करती है, GST का कलेक्शन करती है, तो कलेक्शन करती है। अब क्या है GST, वो आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। और देखिए GST के बारे में आपने तो सुना होगा, न्यूज़ में आप सुनते आते हैं कि ये सामान GST के अंदर आया, अगला सामान GST के अंदर आया, वैट हटाकर GST लगा दिया गया। ऐसा बात किया जा रहा है कि पेट्रोल डीजल पर भी क्या लगा दे, GST लगा दिया जाए। अभी न्यूज़ चर्चाओं में है लगातार कि लोग सर्कुलेट हो रहा है कि अगर आपका जो आपका पेट्रोल है, डीजल है, इस पर अगर वैट हटाकर GST लगा दिया जाए तो लोग कह रहे हैं कि इस पर क्या होगा, जो पेट्रोल डीजल के दाम कम हो जाएंगे। तो ये चर्चा का बात का विषय है। तो GST से अवगत होंगे आप कि GST नेटवर्क कंपनियां हैं जो GST का कलेक्शन करती हैं। ये कौन सी, ये जो कंपनी है वो क्या कहलाती है, दो प्रकार की हैं ये कंपनी, क्या कहलाती है, नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनियों में क्या है, दो प्रकार है, कौन कौन सी, ये GST नेटवर्क कंपनियां हैं एक हैं, और एक कौन सी कंपनी है, एक और कौन सी कंपनी है, दूसरी आपकी कौन सी कंपनी है, दूसरा है आपका NPCI। क्या है, NPCI, बात समझ गए आप NPCI कौन है, NPCI अभी जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, क्या है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। क्या है ये NPCI, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। अब हिंदी वाले बच्चे एक बार मुझे कमेंट में बताएं कि ये NPCI जो है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसका हिंदी क्या है, होता है, इसकी हिंदी क्या होती है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की हिंदी क्या होती है, क्या होती है, कमेंट में बताएं प्लीज़, कमेंट में बताएं। मैंने अभी बताया है, इसको मैं नहीं लिख रहा हूँ हिंदी, क्योंकि अभी मैंने ऊपर बताया है इसका हिंदी। तो कमेंट में बताएं कि NPCI का फुल फॉर्म नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया तो होता है, लेकिन इसकी हिंदी क्या है, ठीक है। तो क्या है, मैं यहाँ पर कंपनी एक्ट आपको इसीलिए बताया कि 4 प्रकार की कंपनियाँ होती हैं, एक OPC, एक प्राइवेट लिमिटेड, एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी और एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी। और ये जो नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनियाँ हैं उनमें क्या है, दो कौन सी हैं, एक GSTN नेटवर्क कंपनी है जो GST का कलेक्शन करती है, और एक दूसरी कौन सी है, NPCI नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, हमें ये आगे हम पढ़ेंगे, पहला जो है ये आगे पढ़ेंगे, आगे वाले आने वाले सेक्शन में पढ़ेंगे इसको, ठीक है। लेकिन ये जो दूसरा NPCI है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, यानी हिंदी में कहते हैं इसको भारतीय, मैं लिख देता हूँ फिर से, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम,
भुगतान निगम। तो ये जो दूसरा क्या है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम भी क्या है, किसके कौन सी कंपनी आती है, वो किसके किस तरह की, चौथे टाइप की नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी कौन सी है, ऐसी कंपनी जो प्रॉफिट कमाती भी है तो पैसा अपने शेयर होल्डर्स को ना देकर उसी बिजनेस में लगा देती है, ठीक है। तो इनमें एनपीसीआई आता है, ठीक है। अब ये जो एनपीसीआई है उसके बारे में हम देखते हैं, ठीक है। मैंने इसीलिए पढ़ाया आपको, ये कंपनी है 4 प्रकार की है, चौथा नॉट फॉर प्रॉफिट, उसी प्रकार की कंपनियों में एनपीसीआई भी आती है, ठीक है। अब चलिए देखते हैं हम क्या देखते हैं यहाँ पर एनपीसीआई के बारे में, एनपीसीआई, ठीक है। अब मैं एनपीसीआई का फुल फॉर्म नहीं लिख रहा हूँ, ना ही हिंदी लिख रहा हूँ, आप जानते होंगे कि क्या है ये एनपीसीआई क्या है, इसकी हिंदी क्या है, इसका फुल फॉर्म इंग्लिश में क्या है, ठीक है। अब ये जो एनपीसीआई है उसे क्या बोलते हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी, प्रॉफिट कंपनी। अब नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी कौन है, जो मैंने अभी बता दिया, चौथे टाइप वाली कंपनी। अब ये जो नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है, तो यहाँ पर एनपीसीआई बना कैसे, एनपीसीआई बना कैसे, ठीक है। ये मैं बताता हूँ आपको। देखिए 10 बैंकों ने थोड़ा थोड़ा पैसा देकर इसको बनाया, क्या है, 10 बैंकों ने थोड़ा थोड़ा क्या करके, थोड़ा थोड़ा पैसा देकर क्या किया, पैसा देकर इसको बनाया, ठीक है। किसको बनाया, एनपीसीआई को बनाया। अब क्यों बनाया अभी मैं बताता हूँ। ये जो 10 बैंक हैं आपके, वो एसबीआई है आपका, और आपका पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक, पीएनबी लिख रहा हूँ, ठीक है, आप समझ जाएंगे। पीएनबी हो गया आपका, और आपका कैनरा बैंक हो गया, ठीक है, आपका कैनरा बैंक हो गया, और बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया आपका, बैंक ऑफ बड़ौदा आपका हो गया, बड़ौदा हो गया आपका, ठीक है। और आपका हो एक बैंक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हो गया, क्या हो गया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इंडिया हो गया। और आपका बैंक ऑफ इंडिया हो गया, बैंक ऑफ इंडिया हो गया, ठीक है। और एक आपका आईसीआईसीआई बैंक हो गया, और एक आपका एचडीएफसी बैंक हो गया, और एक आपका क्या सिटी बैंक हो गया, और एक आपका एचएसबीसी बैंक हो गया, एचएसबीसी बैंक, सॉरी एचएसबीएस बैंक हो गया, ठीक है। तो ये जो एचएसबीसी बैंक हो गया, एचएसबीसी बैंक हो गया, हांगकांग संघाई बैंक कॉर्पोरेशन जो है आपका, तो ये जो 10 बैंक हैं ये थोड़ा थोड़ा पैसा देकर एनपीसीआई नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी इन्होंने बनाया। अब ये मानकर चलिए कि ये जो 10 बैंक मैंने यहाँ पर लिखा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये जो 10 बैंक मैंने आपके सामने लिखा, ये 10 बैंक के नाम जानना ज़रूरी नहीं है, ये महत्वपूर्ण नहीं है, ये कभी एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। मैं आपके एक जनरल नॉलेज के लिए बताया कि एनपीसीआई 10 बैंक के, आप बस इतना दिमाग में रखिए कि 10 बैंकों ने थोड़ा थोड़ा पैसा देकर एनपीसीआई बनाया, नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी बनाया, ठीक है। अब ये जो एनपीसीआई बनाए 10 बैंकों ने, अब ये एनपीसीआई काम कैसे करता है, अभी इसका काम जब आप समझ जाएंगे तो आपको समझ में आएगा ये बैंकों ने पैसा थोड़ा थोड़ा पैसा देकर ऐसा क्यों काम किया, क्यों बनाया एनपीसीआई, कैसे स्टेबलाइज हुआ, ठीक है। तो अब अगले पेज में मैं बढ़ता हूँ आपको और बताता हूँ ये एनपीसीआई काम क्या करता है। क्या है एनपीसीआई, काम क्या करता है, काम क्या करता है, ठीक है, वर्क क्या है एनपीसीआई का, ये हम देखते हैं। अब इसने एनपीसीआई ने क्या किया, एनपीसीआई ने बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाए, क्या बनाए, इसका काम क्या था, इसने क्या किया, इसने बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाए। अब क्या बनाए मैं बताता हूँ, अभी प्रोडक्ट्स बनाए। अब ये प्रोडक्ट्स क्या क्या हैं, ये जो प्रोडक्ट्स बनाए उनमें सबसे पहला प्रोडक्ट इसने बनाया सीटीएस। क्या बनाया, सीटीएस का फुल फॉर्म मुझे बताएं, क्या बनाया, मैंने इससे पहले पढ़ाया हुआ है। क्या होता है, चेक ट्रंकेशन सिस्टम। क्या होता है, सीटीएस का फुल फॉर्म चेक ट्रंकेशन सिस्टम, ठीक है, चेक ट्रंकेशन सिस्टम। ये चेक ट्रंकेशन सिस्टम क्या है, चेक ट्रंकेशन सिस्टम क्या है आपका, चेक ट्रंकेशन सिस्टम। ये जो आपका सीटीएस है, याद है आपको मैंने पहले पढ़ाया है चेक ट्रंकेशन सिस्टम।
ये जो एनपीसीआई है, एनपीसीआई ने ही किसको बनाया है? एनपीसीआई ही ने ही बनाया है सीटीएस को, चेक ट्रंकेशन सिस्टम को। ठीक है, अब ये चेक ट्रंकेशन सिस्टम क्या है मैंने आपको पहले बताया, अगर जिसको पता है, मैंने पहले भी अभी क्वेश्चन पूछा है, 4 क्वेश्चन पूछ में से एक क्वेश्चन ये भी है कि चेक ट्रंकेशन सिस्टम आपका क्या है। तो क्या है चेक ट्रंकेशन सिस्टम? मैंने आपको एग्जाम्पल देकर शुरुआत में बताया था, पढ़ाया था कि जेठालाल और भीड़ वाला एग्जाम्पल आपको दिया था कि जेठालाल भीड़ को यदि कोई चेक देता है तो वो चेक ये आपका जेठालाल है, मैंने आपको पढ़ाया था, ये जो आपका जेठालाल है, जेठालाल भीड़े को कोई चेक दे रहा है, ठीक है, और कह रहा है मान लें 20,000 रुपये जेठालाल को भीड़े को देना है, तो जेठालाल चेक के माध्यम से 20,000 रुपये भीड़े को दे रहा है, 20,000 रुपये का चेक काट कर भीड़े को दे दिया। भीड़े क्या करेगा? अपने बैंक में ले जाकर जमा करेगा, ठीक है, और बैंक वाले जो हैं क्या करेंगे? बैंक वाले जो है वो मैंने बताया था ना, एक स्कैनर की मदद से उसको स्कैन करके दूसरे बैंक में भेजेंगे, आपको सारा सिस्टम बताया था। तो ये क्या है? ये चेक ट्रांजैक्शन सिस्टम जो है आपका, वो क्या है? इसका आसान भाषा में कि चेक को क्लियर करने की प्रक्रिया ये चेक ट्रांजैक्शन सिस्टम कहलाती है। और याद करिए, मैंने बताया भी था, चेक को क्लियर करने की प्रक्रिया, क्लियर करने की प्रक्रिया। तो ये जो मैंने पहले बताया था चेक ट्रंकेशन सिस्टम आपका, ये किसने बनाया? ये एनपीसीआई ने ही बनाया। यहाँ पर क्या काम था चेक ट्रंकेशन सिस्टम का? चेक को क्लियर करने की प्रक्रिया यहाँ पर होती है, ये एनपीसीआई ने बनाया। ये पहला क्या है? प्रोडक्ट क्या है? एनपीसीआई का इसने बनाया, ठीक है। और अब एनपीसीआई के और भी ये जो काम जो एनपीसीआई करता है, वो दूसरा एक और प्रोडक्ट बनाया एनपीसीआई ने। क्या क्या? दूसरा और प्रोडक्ट एनपीसीआई ने बनाया, वो क्या है देखते हैं। देखिए, एक दूसरा प्रोडक्ट एनपीसीआई ने बनाया, वो है AEPS, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। अभी आपको मैं बताता हूँ क्या है AEPS, आधार क्या है? आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, ठीक है। अब देखिए, ये AEPS क्या है जो दूसरा प्रोडक्ट आपका एनपीसीआई ने बनाया। यहाँ पे आधार के माध्यम से आप तक सरकार पैसा पहुँचाती है। आसान भाषा में मैं आपको समझाता हूँ। आपको याद होगा कि कोई सरकार स्कीम जारी करती है, तो आप बैंक जाते हैं, बोलते हैं कि सरकारी ये स्कीम है, मुझे मान लेते हैं एग्जांपल देकर कि सरकार कह रही है कि अब आज से 2,000 रुपये युवाओं को दिए जाएंगे, मान लेते हैं एग्जांपल 2,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, सरकार ने अभी कहा। तो आप बैंक जाएंगे, बोलेंगे कि मेरा जो बेरोजगारी भत्ता 2,000 रुपये महीना है वो नहीं आया। तो बैंक वाले कई बार बोलते हैं कि आपका जो बैंक अकाउंट है वो किससे लिंक नहीं है, आधार कार्ड से आपके लिंक नहीं है, इसलिए ये नहीं आ पा रहा है, ठीक है। तो आधार के माध्यम से आप तक सरकार पैसे पहुंचाती है, किसके द्वारा? आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम के द्वारा ही, ठीक, किसके द्वारा? आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम के द्वारा, ठीक है, आधार के द्वारा, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम के द्वारा, ठीक है। अब देखिए, और एक एग्जांपल देकर मैं समझाता हूँ। एग्जांपल मान लीजिए LPG सब्सिडी मिलता है आपको, गैस आपके घरों में यूज होता होगा LPG। तो LPG में मान लेते हैं 800 रुपये की LPG आ रही है, मान लेते हैं। अब ये मत कहिएगा कमेंट करके कि LPG के दाम अभी इतने हैं, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। 800 रुपये में आ रही है LPG आपका सिलेंडर, और सरकार कह रही है इस पर हम 200 रुपये छूट दे रहे हैं, सब्सिडी दे रहे हैं। तो सरकार, आप क्या करते हैं? आप 800 रुपये तो तुरंत पे कर देते हैं उस टाइम। किस टाइम? जब आप सिलेंडर लेते हैं वहाँ पर आप भुगतान कर देते हैं 800 रुपये का पेमेंट। और जो 200 रुपये सब्सिडी आनी है वो कैसे आती है? आप यहाँ तो पेमेंट कर दिए, उसके बाद आपके अकाउंट में 200 रुपये की सब्सिडी आती है। कैसे आती है वो इसी आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम के द्वारा आती है। मतलब आप समझिएगा कि बैंक वापस क्या करता है? बैंक उसे वापस छूट दे देता है आपको। किसके द्वारा? आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम के द्वारा ही ये सब सारे काम होते हैं। जैसे आपका एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको समझाता हूँ कि आपका जो बैंक अकाउंट है वो आधार से अटैच होता है, और आधार कार्ड क्या करता है? कुछ बेनिफिशियरी डेटाबेस क्या करता है? उससे जुड़े होते हैं। क्या होता है आपका? क्या होता है आपका जो अकाउंट है वो किससे जुड़ा होता है? आपका जो अकाउंट है वो किससे? आधार से जुड़ा होता है। आधार से क्या होता है? से जुड़ा होता है,
देखिए बोलते हैं ना बैंक वाले कि, और बार बार कहा जा रहा है कि आधार, बैंक अकाउंट से आधार जोड़ना बहुत ज़रूरी है, पैन कार्ड से आधार जोड़ना बहुत ज़रूरी है। तो ये सब क्यों जुड़वाया जा रहा है, इसके पीछे एक बैकग्राउंड भी होता है, ठीक है। तो अकाउंट जो है वो आधार से जुड़ा होता है, और जो आधार कार्ड के कुछ बेनिफिशियरी डेटाबेस से जुड़े होते हैं। जो आधार कार्ड है, जो आधार कार्ड है वो किससे जुड़े होते हैं, आपका आधार कार्ड किससे जुड़ा होता है, कार्ड जो है कुछ बेनिफिशियरी क्या होते हैं, बेनिफिशियरी डेटाबेस से जुड़े होते हैं, डेटाबेस से जुड़े होते हैं, ठीक है। अब ये कुछ बेनिफिशियरी डेटाबेस क्या है, मतलब ये मानिए लाभार्थी डेटाबेस, जैसे आपको एक सरकार ने कोई योजना शुरू की, तो आप इनमें किस किस को ये लाभार्थियों को, कौन कौन से लाभार्थी हैं जिनको ये मिलेगा ये योजना का लाभ, तो ये डेटाबेस होता है, ठीक है। तो ये जो डेटाबेस है वो आधार कार्ड से क्या होता है, आधार कार्ड से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है, आधार कार्ड से जुड़ा होता है। और आधार कार्ड से जब जुड़ा होता है ये डेटाबेस की, ये मतलब ये डेटाबेस है यहाँ पे कि इन लोगों को क्या करना है, इसका लाभ देना है कोई योजना का, तो ये जो डेटाबेस है वो किससे जुड़ता है, आधार कार्ड से जुड़ता है आपके, ठीक है, आधार कार्ड से जुड़ता है। तो आधार कार्ड से जब जुड़ता है, मान लेते हैं यहाँ पर यहाँ पे बेनिफिशियरी जो है इनको 200 रुपये देने हैं, तो ये जो बेनिफिशियरी डेटाबेस है कि जेठालाल को, भिड़े को और चंपक लाल को, जो भी है, तो इनको अगर 200 रुपये देने हैं, तो ये जो डेटाबेस है वो किससे जोड़ा जाता है, आधार कार्ड से जोड़ा जाता है। और आधार कार्ड से आपसे कहा जाता है कि आप अपना बैंक अकाउंट किससे जोड़ लो, आधार कार्ड से जोड़ लो, क्या कर लो, आधार कार्ड से जोड़ लो। जब आप अपना बैंक अकाउंट किससे जोड़ लेते हैं, आधार कार्ड से जोड़ लेते हैं, तो क्या होता है, ये जो डेटाबेस आपका क्या आ जाता है, डेटाबेस आ जाता है यहाँ पर, आधार कार्ड से ऐड हो जाता है, और यहाँ पर क्या होता है, ईजिली क्या होता है, पैसे ट्रांसफ़र हो पाते हैं। कैसे, आपके अकाउंट में। यहाँ पर पता चल जाता है कि ये जो इन जेठालाल, चंपकलाल और भिड़े जो व्यक्ति हैं, इनको क्या करना है, इनको इस डेटाबेस के तहत इनको पैसे इनके अकाउंट में ट्रांसफ़र करने हैं। तो आधार कार्ड के लिंकेज के थ्रू ये पैसे क्या हो पाते हैं, ट्रांसफ़र हो पाते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, इसमें सरकारी योजनाओं का लाभ क्या होता है, ये आपको मिल पाता है, ठीक है। अब इसी के साथ साथ ये जो आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम है, इसमें आप देख पाते होंगे कि जो आपका स्कॉलरशिप है, मनरेगा का पैसा है, ठीक है, ये सारा डीबीटी के थ्रू, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र के थ्रू आपको मिल पाता है, ठीक है। डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र हो पाता है ना, मतलब कहने का ये है कि डीबीटी एक वर्ड आता है, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र, मतलब डायरेक्ट आपके बैंक में ट्रांसफ़र किया जाता है, हस्तांतरण किया जाता है पैसा, ठीक है। तो ये कैसे संभव हो पाता है, मान लेते हैं जो आपको सब्सिडी मिलती है सिलेंडर की, वो 200 रुपये मान लें मिल रही, तो वो डायरेक्ट आपके कैसे अकाउंट में चली जाती है, आपके अकाउंट में जाती है, ठीक है। तो इसी को डायरेक्ट आपका बैंक ट्रांसफ़र कहते हैं, डीबीटी कहते हैं। वो किसके द्वारा संभव हो पाता है, आपका इसी द्वारा, किसके द्वारा, आपका आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम द्वारा, AEPS के द्वारा, ठीक है। तो ये आपका कुछ इस प्रकार से क्या है, क्या होता है, AEPS होता है, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम होता है, ठीक है। अब आपका देखिए, इसी में आपका क्या है, ये डीबीटी आप समझ गए होंगे, डीबीटी डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र जो होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक आसान भाषा में और भी मैं क्या कर सकता हूँ, इसको समझाने की कोशिश अगर करता हूँ कि आपने चलिए मैं इसको थोड़ा और एक्सप्लेन नहीं करता हूँ, क्योंकि इससे दूसरा टॉपिक मैं अभी जोड़ दूंगा, और वो दूसरा टॉपिक जो है वो आपको भविष्य में पढ़ना है, इसलिए मैं अभी चीज़ों को मिलाना नहीं चाहता, ताकि आप चीज़ों को सही से समझ पाएँ, ठीक है। चलिए, अब इसी तीसरे में एक प्रोडक्ट और बनाया किसने, ये जो NPCI का क्या हम कर देख रहे हैं, NPCI काम कैसे करता है। NPCI ने काम करने के लिए अपने प्रोडक्ट बनाए हैं, कौन कौन से, CTS बनाया, आपका चेक ट्रंकेशन सिस्टम बनाया, और क्या बनाया, AEPS बनाया, ये दूसरा प्रोडक्ट बनाया, क्या, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम बनाया, और इसी में तीसरा भी बनाया, क्या बनाया, तीसरा बनाया आपका, क्या बनाया है, देखिए तीसरा आपका बनाया है नेशनल फाइनेंशियल स्विच। क्या बनाया है, नेशनल फाइनेंशियल स्विच, हिंदी में क्या कहते हैं इसको, NFS कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं इसको, राष्ट्रीय
राष्ट्रीय वित्तीय स्विच, ठीक है, हिंदी में कहते हैं। अब देखिए, ये जो आपका तीसरा है जो प्रोडक्ट बनाया है एनपीसीआई ने, ये क्या काम करता है? ये देखिए, सभी एटीएम मशीन जो होती हैं, आपको सभी एटीएम मशीनों को बैंक के साथ जोड़ता है, ठीक है, और वो पूरा सर्वर टाइप का ये कुछ काम करता है। तो अभी सिर्फ इतना जाने कि एनएफएस क्या है, नेशनल फाइनेंशियल स्विच क्या है। सभी एटीएम मशीनों को क्या करता है? एटीएम मशीनों को बैंकों के साथ क्या करता है? बैंकों के साथ कनेक्ट करता है, जोड़ता है, ठीक है। ये पूरा सर्वर इस तरह से काम करता है। तो ये क्या है? सभी एटीएम मशीनों को बैंकों के साथ जोड़ता है। एनएफएस आपका राष्ट्रीय वित्तीय स्विच, नेशनल फाइनेंशियल स्विच, ठीक है। अब ये सब क्यों बनाया? ये जो एनपीसीआई है, ये सारे प्रोडक्ट बना रहा है, ठीक है, ये सारे प्रोडक्ट बना रहा है। और जो एनपीसीआई है वो किसने बनाया है? ये एनपीसीआई को 10 बैंकों ने थोड़ा थोड़ा पैसा देकर किसको बनाया? एनपीसीआई को बनाया। और एनपीसीआई क्या कर रहा है? एनपीसीआई ये सारे क्या बना रहा है? प्रोडक्ट बना रहा है, ठीक है, प्रोडक्ट बना रहा है। अब आप ये जो प्रोडक्ट हैं वो किसके काम आता है? ये सारे बैंकों के काम आते हैं। एसबीआई, पीएनबी, सारे बैंकों के काम आते हैं, ठीक है। सारे बैंकों को कैसे काम आते हैं? जैसे चेक का क्लियर होना एक बैंक से दूसरे बैंक में, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, यहाँ से एक बैंक से दूसरे बैंक में कैसे हस्तांतरण होना है, जो लाभ मिलना है सरकारी योजनाओं के एक बैंक से दूसरे। तो ये सारे जो बैंक हैं वो अलग अलग अपना तो बना नहीं सकते थे, बहुत ज़्यादा पैसों के खर्च होते, यहाँ पे सारे बहुत सारे इन्वेस्टमेंट करना पड़ता, बहुत ज़्यादा पैसा लगाना पड़ता। तो बैंकों ने क्या किया? सारा थोड़ा थोड़ा अपना पैसा लगाकर एक एनपीसीआई बना लिया। और एनपीसीआई ने क्या किया? एनपीसीआई जो बनाया वो ये प्रोडक्ट इस तरह के बनाया कि ये प्रोडक्ट बनाया, सीटीएस बनाया, चेक ट्रांजेक्शन सिस्टम बनाया, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम बनाया, और क्या बनाया? नेशनल फाइनेंशियल स्विच बनाया, राष्ट्रीय वित्तीय स्विच बनाया, ठीक है। तो ये क्या किया? ये इस तरह के प्रोडक्ट बनाया। और एक और प्रोडक्ट बनाया एनपीसीआई ने। क्या बनाया? एक और प्रोडक्ट बनाया। ये चौथा प्रोडक्ट आपका क्या है? चौथा प्रोडक्ट बीबीपीएस है। बीबीपीएस है, क्या है? भारत बिल, इसको बोलते हैं भारत बिल पेमेंट सिस्टम, हिंदी में इसको बोलते हैं भारत बिल भुगतान प्रणाली। भारत बिल भुगतान प्रणाली, ठीक है। चलिए, अब ये जो चौथा प्रोडक्ट बीबीपीएस बनाया वो क्या है, कैसे काम करता है? देखिए, आसान भाषा में इसको मैं आपको डिलीवर करने की कोशिश करता हूँ। देखिए, यहाँ जो है बीबीपीएस है, जो इसकी मदद से फ़ोन, गैस, इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है उसका जो बिल आता है, आपका फ़ोन का बिल आता है, गैस का बिल आता है, आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी बिल आता होगा, बिजली का बिल आता होगा। तो कई बार आप क्या करते हैं? आप ऑनलाइन भुगतान उसका करते हैं, ऑनलाइन पेमेंट करते हैं। किसके थ्रू कई बार करते हैं? अमेज़न पे के थ्रू करते हैं। आप अमेज़न पे के माध्यम से, फ़ोन पे के माध्यम से आप उसका बिजली का बिल भरते हैं, और पेटीएम के माध्यम से भरते हैं। तो अब जब आप मान लेते हैं अमेज़न पे से, सपोज कर लेते हैं आप बिल पे कर देते हैं, मान लेते हैं, तो जो आपका अमेज़न पे है, ये वो कैसे पता चलेगा अमेज़न पे को कि किसका बिल है, किसको देना है? मतलब आपने तो अमेज़न पे के द्वारा पेमेंट कर दिया यहाँ पर, ठीक है, पैसा आपने भुगतान किसको कर दिया? अमेज़न पे को कर दिया कि भैया ये लो मेरा पैसा, और क्या बोलते हैं, पे कर देना। किसको? इलेक्ट्रिसिटी, आपके ने इलेक्ट्रिसिटी आप मान लेते हैं ये जेठालाल है, जेठालाल के इलेक्ट्रिसिटी बिल कुछ आया 2000 रुपये, 5000 रुपये, जो भी इलेक्ट्रिसिटी मतलब बिजली का बिल आया जेठालाल के घर में। तो जेठालाल गए यहाँ पर, मोबाइल उठाया और अमेज़न पे पर गया, और अमेज़न पे पर क्या किया? सीधा अमेज़न पे को पैसा दे दिया कि भैया लो, मैंने तो अपने एंड से क्या कर दिया? ट्रांसफ़र कर दिया, बिल भुगतान कर दिया। तो अमेज़न पे को कैसे पता चलेगा कि ये जो पैसा है वो कितना बिल है, किसको देना है? तो अमेज़न पे और इस तरह की जो संस्थान है, आपका फ़ोन पे हो गया, पेटीएम, इस तरह के, ये सारे इन्होंने क्या किया? अमेज़न पे ने क्या किया? ये आपका बीबीपीएस के साथ ये सारी कंपनियां क्या हैं? कनेक्टिविटी कर ली, मतलब जुड़ गई। क्या कर ली?
इन्होंने कनेक्टिविटी बना लिया किसके थ्रू, किसके साथ, भारत बिल पेमेंट सिस्टम के द्वारा, मतलब सॉरी किसके साथ, भारत बिल पेमेंट सिस्टम के साथ क्या कर लिया इन्होंने, क्या कर लिया, कनेक्टिविटी बना लिया इन्होंने, क्या अपने को जोड़ लिया, किसके द्वारा, भारत बिल पेमेंट सिस्टम के साथ जोड़ लिया। ठीक है, बात को समझने की कोशिश करें, एक बार फिर से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप अपने घरों में क्या करते होंगे, गैस बिल और ये बिल सारा बिल आता होगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल आया, फ़ोन का बिल आया, गैस बिल आया, गैस का बिल आया, तो आप फ़ोन पे मान लेते हैं, या फिर आप मान लेते हैं, वही मैं फिर से देता हूँ, अमेज़न पे आप क्या करते हैं, इसको आपको भुगतान करना है, अमेज़न पे आप जाते हैं और पेमेंट कर देते हैं। तो अमेज़न पे को कैसे पता चलता है कि ये जो पेमेंट आई है वो किसको जाएगी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी बिल जो आपने पे किया वो कितना है और किसको जाएगा, किसको पे करना है, अमेज़न पे को कैसे पता चलेगा। तो अमेज़न पे ने अपना ये जो हेडेक दूर करने के लिए क्या, किसका सहारा लिया, किसके साथ कनेक्ट किया, भारत बिल पेमेंट सिस्टम के साथ कनेक्ट किया। मतलब अब कहा कि भैया BBPS के साथ जोड़ दिया क्या, और कहा कि ये जो संस्था है वो ये सब देखेगी, मेरी मदद करेगी, मतलब सारी कंपनियां इससे मदद, BBPS से। तो ये क्या है, ये क्या है, ये सारा एक भुगतान प्रणाली ही चल रही है, भारत बिल भुगतान प्रणाली इसे बोलते हैं। ठीक है, अब अगला आपका आ जाता है, क्या आ जाता है आपका, बात को समझ रहे होंगे आप, अगर मैं क्या इसको लिख कर बताऊँ या फिर हो जाएगा, आप कमेंट सेक्शन में बताना। अगर देखिए मैं इन चीज़ों को लिख नहीं रहा हूँ, तो जो बोल रहा हूँ अपने शब्दों में आप ये लिख लें। ठीक है, पांचवा आता है आपका, पांचवा जो प्रोडक्ट बनाया NPCI ने वो आया नाच, क्या आया, नाच। ठीक है, नाच का फुल फॉर्म है नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस, नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस। क्लियरिंग हाउस, अब ये क्या है, इसकी हिंदी मैं बता देता हूँ, राष्ट्रीय स्वचालित समाशोधन गृह इसे बोलते हैं, राष्ट्रीय स्वचालित समाशोधन गृह इसको बोलते हैं। अब ये नाच क्या है, नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस क्या है, कैसे काम करता है। देखिए सपोज आप मान लेते हैं कि जो अंबानी है वो मुंबई में बैठा हुआ है, ये अंबानी है आपका, ये अंबानी मुंबई में बैठा हुआ है, कहाँ आपका, मुंबई में बैठा हुआ है। तो ये जो मुंबई में अंबानी बैठा है, तो उस ये मुंबई में जो बैठा है अंबानी, इसके विभिन्न ऑफिसेस हैं, कहाँ कहाँ, देश के विभिन्न शहरों में क्या है इसके ऑफिस हैं। जियो ऑफिस हो गया, आप जियो जो आप सिम चलाते हैं उसकी ऑफिस मान लेते हैं, कोई यहाँ पर गुजरात में है, कोई दिल्ली में है, कोई अहमदाबाद में है, कोई आपका मुंबई में है, अन्य जगहों पर है। तो ये जियो ऑफिस जो है आपका अलग अलग जगहों पर, तो ये जियो ऑफिस में बिजली का बिल आता होगा, बिजली का बिल आया मान लेते हैं, यहाँ भी आया, इस वाले सेंटर पर भी आया, इस वाले सेंटर पर भी आया। तो अंबानी क्या करेगा, अंबानी ऐसा थोड़ी ना करेगा कि यहाँ का बिल जाकर फिर भरेगा, फिर यहाँ का बिल भरेगा अलग से, फिर यहाँ का अलग से बिल भरेगा, ऐसा करेगा क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं। अंबानी क्या करेगा, अंबानी को वो एक एक करके पूरे देश में जो जियो ऑफिस का जो बिल आएगा बिजली का, वो ऐसा नहीं करेगा कि एक एक करके भरेगा, वो क्या करेगा, वो बल्क में एक साथ पेमेंट करेगा। क्या करेगा, बल्क में पूरा एक साथ क्या करेगा, वो पेमेंट करेगा। जैसे सारी यूटिलिटी बिल जो हैं, मान ले यूटिलिटी बिल का मतलब जैसे बिजली का बिल हो गया, आपका अन्य प्रकार के सारे एम्प्लॉई को जो सैलरी देनी है या पेंशन देना है, जितना है सब कुछ एक कमांड पर, एक क्लिक पर क्या करेगा, जो आपका अंबानी है वो क्या करेंगे, उन्होंने एक क्लिक पर कमांड देना है और सारा ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, ये कौन क्या, ये जो प्रोसेस है, ये सारा प्रोसेस किसके थ्रू होता है, ये किसकी सुविधा से होता है, किसकी मदद से होता है, ये नाच की मदद से होता है, नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस, राष्ट्रीय स्वचालित समाशोधन गृह, इसकी मदद से होता है। ठीक है, किसकी मदद से होता है, इसकी मदद से होता है। तो मतलब इसका क्या है, इसका मतलब क्या है, बल्क में एक साथ पेमेंट करना, क्या है, बल्क में एक साथ पेमेंट, मतलब भुगतान, पेमेंट करना, मतलब सारी सैलरी, मतलब अब यहाँ
मुंबई में ऑफिस है, आगरा में ऑफिस है, दिल्ली में ऑफिस है, देश के विभिन्न शहरों में, गांव में, छोटे छोटे कस्बों में ऑफिस हैं। तो अब ऐसा थोड़ी ना करेगा कि इसकी सैलरी इस एम्प्लॉय को देनी है, इस एम्प्लॉय को तो अंबानी पर्टिकुलर इस एम्प्लॉय को देगा, फिर इस एम्प्लॉय को ट्रांसफ़र करेगा, फिर इस, ऐसा थोड़ी ना है। वो बल्क में एक साथ पेमेंट करेगा, सारी सैलरी, सारा जो भी पेंशन देना है किसी एम्प्लॉयज़ को, और आपका जो आपकी यूटिलिटी बिल है सारी पेमेंट करनी है, वो सारा क्या करेगा, ETC सारा क्या करेगा करना, सारी सैलरी पेंशन एक्सेट्रा क्या करेगा, एक ही क्लिक पर मतलब एक ही क्लिक पर या फिर एक ही कमांड पर, आप कह सकते हैं एक ही या फिर एक ही क्या करेगा, एक ही कमांड पर क्या करेगा, कमांड पर क्या करेगा ये जो नाच की मदद से, NACH नाच की मदद से संभव बना पाएगा। ठीक है, तो आप ये 5वां प्रोडक्ट हो गया किसका, NPCI का। अब ये सब क्या है, ये सब भुगतान प्रणाली ही तो चल रही है कि कैसे कैसे भुगतान। अब देखिए आप, ये मैंने आपको क्या बताया कि NPCI काम क्या करता है। सबसे पहले NPCI की शुरुआत नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है ये, ठीक है। 10 बैंकों ने थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा किया, एक साथ जमा किया, ये सारे 10 बैंकों ने, और NPCI यहाँ पर बना। और NPCI जो है, NPCI ने क्या किया, जो NPCI बना वो अपने प्रोडक्ट बनाए इन्होंने, NPCI ने कौन कौन से, एक CTS बनाया, चेक ट्रांजेक्शन सिस्टम आपका बनाया, कैसे आपका चेक क्लियरेंस वाला मामला है वो कैसे चेक क्लियर करता है, और AEPS बनाया, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। मतलब ये सारे जो मैंने आपको बताया, फिर तीसरा नेशनल फाइनेंशियल स्विच, ये चौथा BBPS में भारत बिल पेमेंट सिस्टम, 5वां नाच राष्ट्रीय स्वचालित समाशोधन गृह। ये सब क्या है, ये सब बैंकिंग सिस्टम को क्या बना रहा है, आसान बना रहा है, फ्लो उसके कामकाज को क्या बना रहा है, आसान बना रहा है। तो ये पांचों जो हैं वो मिलकर क्या करते हैं, ये जो बैंकों ने क्यों पैसा दिया, बैंक ऐसे थोड़ी ना कोई संस्था बना देगा ऐसे ही पैसा देने के लिए इधर उधर। तो ये जो 10 बैंक हैं, इन्होंने अपने प्रॉफिट को देखकर इसको बनाया, और इसने क्या किया, इसने 5 प्रोडक्ट आपके बनाए। ये पांचों प्रोडक्ट क्या हैं, ये इस प्रकार से आपके पांचों प्रोडक्ट क्या करते हैं, इस सारे बैंकिंग सिस्टम को क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। ठीक है, अब आगे आपका क्या आ जाता है, आपका आगे UPI आ जाता है। क्या आ जाता है आपका, UPI आ जाता है, UPI भीम आ जाता है, और IMPS आ जाता है। नेक्स्ट क्लास में, आज की क्लास में हम यहीं इसको ख़त्म करते हैं। आप रिवीजन करते रहें, नहीं तो आपको क्लासेस समझ में नहीं आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में अपन लोग क्या देखेंगे, भीम के बारे में देखेंगे, भीम और UPI, और आपका हम अगली क्लासेस में और सारे टॉपिक देखेंगे। IMPS, ठीक है, ये जो IMPS है उसे हमने पहले पढ़ लिया है, लेकिन इन तीनों को हम फिर से इसके इंक्लूड करके फिर से हम देखेंगे। भीम क्या है, UPI क्या है, IMPS क्या है, और आगे और भी टॉपिक्स देखेंगे। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको क्लासेस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाया करें, कमेंट सेक्शन में बताया करें क्लास आपको कैसी लग रही है, और आपकी अगली जो क्लासेस हैं, अगली जो क्लास है वो आपकी इकोनॉमी को चल रही है। आपकी इन 3 हिस्ट्री, पॉलिटी और आपका ज्योग्राफी, ये तीनों सब्जेक्ट में से किसी एक सब्जेक्ट की क्लास आपकी शुरू होने वाली है। वो क्या है, आपकी 1 से 2 दिन में इन तीनों में से एक सब्जेक्ट की किसी क्लास शुरू हो जाएगी। ठीक है, आपको कल से परसों की क्लास में बता दूंगा कि आपकी इन तीनों में से कौन सी क्लास और शुरू हो रही है। ठीक है, तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक का बटन दबाएं, शेयर करें इस वीडियो को और अपने दोस्तों मित्रों के साथ, और कमेंट में ज़रूर बताएं क्लास कैसी लगी। कोई दिक्कत है तो आप हमें 9711411048 पर आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शेयर करते रहें।